अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बंदी जीवन, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इन अंग्रेजों को मनमानी करने देंगे। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला मंगलवार को वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का करेंगे उद्घाटन। सार्थक चर्चा, बाजार अंतर्दृष्टि और नेटवर्किंग के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ मंच पर लाना है सम्मेलन का उद्देश्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच खुले स्कूल, अन्य गतिविधियां और सभाएं आयोजित करने पर अभी है पाबंदी। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर। रबी फसलों के पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार ने खोला मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। किसान पोर्टल पर रबी 2023 में बोई गई फसलों का कर सकते हैं पंजीकरण। और शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का समापन। उत्सव में बड़ी संख्या में लोग हुए इकट्ठा। विदेश से आए पर्यटकों की भी शिरकत। और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में 2 दिवसीय मेगा कार्यक्रम ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला मंगलवार को ईसा का उद्घाटन करेंगे। मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का उत्सव की थीम पर आधारित सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक चर्चा, बाजार की परख और नेटवर्किंग के लिए प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाना है। इस उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान लगभग 10 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, मत्स्य पालन संघ, मछुआरे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। इस अवसर पर गुजरात के मत्स्य पालन क्षेत्र के मुख्य विकास के संदर्भ में राज्य की अंतर्देशीय जलाशय पट्टा नीति लॉन्च की जाएगी। उद्घाटन सत्र में गुजरात की राज्य मछली की आधिकारिक घोषणा, समूह दुर्घटना बीमा योजना, दावा चेक का वितरण और केसीसी कार्ड, पोत संचार के लिए ट्रांसपोंडर और लाभार्थियों के लिए सहायता प्रणाली और एक पुस्तिका स्टेट फिशरीज ऑफ इंडिया और मत्स्य पालन सांख्यिकी पर एक पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व मत्स्य पालन दिवस पर पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री रुपाला के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज बैठक का आयोजन शामिल है। इस उच्च स्तरीय वार्ता में विभिन्न देशों के राजदूत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो जलवायु संकट सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच इस क्षेत्र की निरंतरता को कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सरकार द्वारा किसान हित में चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों को मिल सके, साथ ही उपज को मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जा सके, इसके लिए किसानों को पंजीकरण करना होता है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने रबी फसलों के पंजीयन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोल दिया है। राज्य के किसान पोर्टल पर रबी 2023 में बोई गई फसलों का पंजीकरण कर सकते हैं। बता दें कि सरकार ने इस वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। इस विषय में कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के फसल पंजीकरण में पंजीकृत भूमि का मालिकाना हक रखने वाले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ योग्य किसानों को समय पर उपलब्ध करवाने हेतु फसल पंजीकरण के तरीके में बड़ा बदलाव किया है।
हरियाणा में किसानों को कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है। इस वर्ष किसानों को रबी फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। इसके बाद ही किसान फसल पंजीकरण करा सकेंगे। विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि यदि किसी कारण से परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या से जुड़ा हुआ पंजीकृत मोबाइल नंबर सही काम नहीं कर रहा है तो नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र CSC पर जाकर सही मोबाइल संख्या दर्ज कराएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच आज स्कूल फिर से खुल गए हैं। इससे पहले ग्रेड 4 के तहत लागू प्रतिबंधों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को हटा लिया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक नोट जारी कर 18 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अभी अन्य गतिविधियां और सभाएं आयोजित करने के आदेश नहीं हैं। हालांकि स्कूल खोलने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों से एहतियातन बरतने के लिए कहा गया है। स्कूल आने के दौरान मास्क लगाने की सलाह दी गई है ताकि धूल मिट्टी हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश न कर सके। दूसरी तरफ दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज भी राजधानी में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सोमवार सुबह लगातार तीसरे दिन घने कोहरे से ढका रहा। श्रीनगर मौसम विभाग ने कहा है कि 27 और 30 नवंबर के दौरान छिटपुट स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कोहरा छाए रहने के कारण स्कूल बसों और वाहनों को भीषण सर्दी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच श्रीनगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने सोशल मीडिया एक पोस्ट में 26 नवंबर तक आमतौर पर शुष्क मौसम और 18 से 25 नवंबर के दौरान बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। एक पर्यटक ने बताया कि श्रीनगर में सुबह के समय कोहरे की चादर छा जाती है। घने कोहरे के कारण वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दृश्यता कुछ मीटर तक कम हो जाती है। ज्यादा फॉग है यहाँ, तो भी 50 फीट दूर कुछ दिखाई नहीं देता है। सब लाइट चालू रख के गाड़ियाँ भी चलती है। थोड़ा बारिश का मौसम हो जाए तो कम हो जाए, थोड़ा सही लगेगा। बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी यहाँ। सुबह सुबह बहुत फॉग आती है तो बहुत दिक्कत चलती है। आगे दिखने में भी थोड़ा कम दिखाई देता है। और 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के पंडाल में वैसे तो बहुत से उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, चाहे साड़ियां हों या फिर जैकेट, रतलाम की नमकीन हो या फिर अन्य उत्पाद। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा स्टॉल भी है जो जरा हटकर उत्पाद लाया है। जी हाँ, एक स्टॉल पर पराली और उसकी मदद से बनाए गए बेहतरीन उत्पाद हैं जो प्रदूषण जैसी समस्या से भी निजात दिला सकते हैं। कैसे हैं ये उत्पाद, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। पराली से बने कुछ उत्पाद यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदीप पांडे हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पराली की जो समस्या है, पराली जो किसान एग्रीकल्चर वेस्ट जो जला रहा है, उससे हम लोग, जैसे मोदी जी बोलते हैं कचरे से कंचन, तो हम लोग उसी कचरे से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे हमने, आप देखिए, उस पराली पे हम मशरूम ग्रो करते हैं। उस मशरूम में क्योंकि 30 ग्राम प्रोटीन है, विटामिन डी है, इंडिस्ट है, उसके बाद जो उसका पराली जो बच जाती है उसका हम इस तरह से आर्टिकल्स बना रहे हैं जो कि प्लास्टिक को भी रिप्लेसमेंट करेगा। और जो हमारे जो फार्मर्स है क्यों जलाते हैं, उनको वैल्यू नहीं मिलती। अगर हम उस फार्मर से पराली खरीदेंगे तो वो क्यों जलाएंगे, तो हम एक कंप्लीट सोल्यूशन दे के रखें। जैसे हमने इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए हैं, आप ये देखेंगे। ये हमारा एक मैगी मसाला को जो हेल्दी वर्जन हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई भी हमने कलर नहीं डाला है सर। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, मशरूम है, मोरिंगा है, जिसे आपने खुद भी टेस्ट किया होगा। काफ़ी लोग इसको सिमिलर टू मैगी मसाला बोल रहे हैं सर। तो हमारे इसी तरह से प्रोडक्ट है जिसे मशरूम है सर। इसमें 30 ग्राम प्रोटीन होता है।
30 ग्राम प्रोटीन है विद विटामिन डी। तो जो हम पराली को जो हम कचरा समझ के जला रहे हैं सर, उसमें हम चाहे तो ये माल न्यूट्रिशन को दूर करने में और जो पॉल्यूशन है वो उसको भी दूर करने में हेल्प कर सकता है। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही अपील है और आम पब्लिक से अपील है कि आप लोग मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें और पराली पे मशरूम ग्रो करें, जिससे जो हमारी पॉल्यूशन है उसको दूर हो और माल न्यूट्रिशन की भी जो है समस्या दूर हो। इसके अलावा ये जो बहुत सारे आर्टिकल्स हमने बनाए हैं, आप देखेंगे ये आप आर्टिकल्स देख रहे होंगे, पराली से बने हुए सारे आर्टिकल्स हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, उसका फूड भी है, तो बहुत सारे हमने लेके यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमारे पास बहुत सारी रेंज है जो कि हम पराली से बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो पराली से बने उत्पाद देखना ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से पराली दिल्ली के अंदर एक प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, उससे निजात पाने का एक अच्छा तरीका आज इस स्टॉल पर दिखाया गया है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार केरल के अलावा बिहार को भी साझेदार राज्य बनाया गया है। बिहार के पंडाल में मिथिला पेंटिंग और भागलपुरी सिल्क के अलावा उभरते उद्यमियों और स्टार्टअप को भी मौका दिया गया है। हम लोगों ने इस बार नए तरह के जो उद्योग बिहार में आ रहे हैं, जैसे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसके अलावा नई जो हैंडीक्राफ्ट है जिसके बारे में बिहार के बाहर के लोग नहीं जानते हैं, उनको भी हमने प्रमोट किया है ताकि मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर सिल्क के अलावा भी जो बिहार के हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम हैं और नई टेक्नोलॉजी में जो आ रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को पता चले और लोग उससे जुड़े। मेघालय में शिलांग शहर की सड़कों और गलियों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का समापन हो गया है। रेभोई जिले के मदन कुरकलांग भोईरेम्बोग में इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। कलाकारों के प्रदर्शन से खुश होकर लोगों ने नारे भी लगाए। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 17 से 19 नवंबर तक जारी रहा। इस फेस्टिवल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस फेस्टिवल का क्रेज ऐसा रहा कि देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इसे देखने आए। हिमाचल प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा के पहले चरण में 3 जनजातीय जिलों जिसमें किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बीते दिनों राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंबा जिले से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे। देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। पहले चरण में 3 जनजातीय जिलों किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 15 नवंबर को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिले के भरमौर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया था। इसी क्रम में शुक्रवार को किन्नौर जिले के सुंगरा ग्राम पंचायत में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्ण तरीके से यात्रा का स्वागत किया। उपस्थित लोगों को केंद्र की जनजातीय कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी गई। दूसरी तरफ स्पीति के लोसर में भी जनजातीय समुदाय के लोगों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर यात्रा का स्वागत किया। अगले 15 दिनों तक ये यात्रा प्रदेश के इन 3 जिलों की जनजातीय बहुल 109 पंचायतों से होकर गुजरेगी और लोगों को केंद्रीय योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी। साथ ही उनकी समस्याओं के निवारण के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल प्रदेश।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। यहां लोगों ने यात्रा का जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग, बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे, जिसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को संबोधन भी सुनाया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों की शुगर, टीबी सहित कई अन्य जांच की गई। इस दौरान आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई लोगों के कार्ड के साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं ने अपना पंजीकरण भी करवाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे झारखंड के दुमका जिले के गोपीकांदर और काठीकुंड गांव पहुंचे। इस दौरान अश्वनी कुमार चौबे जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक के रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय समुदायों से आत्मीय लगाव रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर झारखंड के खूंटी से देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, जो राज्य के संथाल परगना के सुदूर आदिवासी गांव पंचायतों में भी निरंतर पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने दुमका पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे भी जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने जनजातियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र टमक को गले में डालकर उसे बजाया। केंद्रीय राज्य मंत्री को अपने बीच पाकर दर्जनों गांव के हजारों लोग खुशी से झूम उठे तथा उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुमका जिले के गोपीकांदर और काठीकुंड के उन सुदूरवर्ती गांवों में भी पहुंचे जो कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के जनजातीय आदिवासी भाई बहनों और समाज के विभिन्न वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश के लगभग 250 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका संकल्प गांव-गांव में दिला रहा हूं और इसका उद्देश्य है कि जो भारत सरकार की केंद्र की योजना है वो गरीबों तक पहुंचे। श्री चौबे ने इस दौरान लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। संवाद के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों से उनकी सफलता की कहानी भी सुनी, जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी सुखद बदलाव आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश के सतत विकास में भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई। भारत की एकता सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मैं इसको नोट करो वीडियो साहब, और मुझे 15 दिनों के अंदर डीसी के माध्यम से। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है, यह मातृशक्ति, युवा शक्ति और श्रमिक शक्ति के उत्थान के साथ पूरी होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोक जागरण और लोक सहभागिता के लिए अहम है, ताकि दूर दराज में निवास करने वालों तक विकास की किरण पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाल करके सुदूर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले वंचित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, ऐसे गरीबों का जो उनकी गरीबी कैसे उन्मूलन हो, उसके लिए चिंता किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा संथाल परगना के आदिवासी समाज के लोगों में विकास की नई उम्मीद, नया विश्वास पैदा कर रही है और आने वाले समय में यह यात्रा विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। दुमका से आर.के. नीरज के साथ मैं दिवाकर कुमार। और नहाए खाए से शुरू हुए आस्था के महापर्व छठ पूजा का चौथे दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
तड़के व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद उनकी और मां छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पालन किया। ये व्रत कुल 36 घंटे का था। ये पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ पूजा का व्रत घर की महिलाएं रखती हैं। ये व्रत छठी मैया और सूर्य भगवान को समर्पित होता है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पंजाब के किसान गेहूं की विभिन्न किस्मों जैसे PBW 826, PBW 869 और सुनहरे की बुआई कर ले। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर ले। पंजाब के किसान राया और अफ्रीकी सरसों की विभिन्न किस्मों की बुआई नवंबर के मध्य तक कर ले। बुआई करते वक्त यूरिया जरूर डालें। पंजाब में ही फूल गोभी की दर से पकने वाली किस्मों की रुपाई की जा सकती है। यहाँ पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलगम, लहसुन और मटर की बुआई इस मौसम में की जा सकती है। पंजाब के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज की नर्सरी लगा ले। यहाँ बेर में पाउडरी फफूंद दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए बोर्डो मिश्रण छिड़के। पंजाब में नींबू वर्गीय फलों में कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर ले। पंजाब के किसान गन्ने की समय समय पर सिंचाई करते रहे। साथ ही किसान गन्ने में बेधक कीट के नियंत्रण के उपाय भी कर ले। हरियाणा में गन्ने में स्मट रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ऐसे पौधों को उखाड़ कर जला दे। हरियाणा के किसान मक्के के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। अगर यहाँ मक्के में बेधक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाएं डालें। यहाँ के किसान बाजरे की पक्की फसल की कटाई कर लें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तैयार सब्जियों की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ लौकी, करेला और टिंडे की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा में भिंडी में जेसिड के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का स्प्रे करें। हरियाणा में ही इस समय नींबू, संतरा, आम, लीची, अमरूद और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। हरियाणा में इस समय सरसों की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान बुआई के लिए अच्छे बीजों और किस्मों को चुनें। सरसों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बीच सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान के तहत भारी मशीनें सिलक्यारा सुरंग में पहुंच गई हैं। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे। उन्होंने इस सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राजस्थान में 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं और अब यहां प्रचार अभियान लगभग आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार राजस्थान के रण में पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में डटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी जोर शोर के साथ प्रचार अभियान चला रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटियों के जरिए फिर एक बार सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी उनके साथ प्रचार में जुटे हैं। तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। केसीआर, कांग्रेस और एमआईएम चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सनत नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार मेरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो किया। जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जनता का स्पष्ट निर्णय है कि भाजपा सत्ता में आएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए रोल ऑब्जर्वर डॉक्टर बसंत कुमार नामसिवायम ने कारगिल में फोटो मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन के संबंध में जिला अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह पर भीषण आग लग गई। आग 40 नावों तक फैल गई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम में बक्सा के बारीमखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बक्सा असम के उन 3 जिलों में से एक है जहां यात्रा निकाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और राज्यपाल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। केरल सरकार ने राज्यपाल पर अपने पास लंबित बिल पर फैसला लेने में देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।